नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे हर तरीके से। दोस्तों इस वीडियो में जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा अपडेट है, यानी कि आपके लिए एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो है बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा अपडेट है कि 5369 यानी कि 5369 वैकेंसी यानी कि इतनी पोस्ट पर जो है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आपका जो है यहाँ पे जॉब्स निकले हैं, वैकेंसी निकले हैं। दोस्तों इसमें आपके लिए बताऊंगा मैं यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पोजीशन के लिए यहाँ पर जॉब निकली है। दोस्तों ये आपको बता दूं, ये आपका नोटिस आया था 6 तारीख को, 6 मार्च को। सारा कुछ एक बार विजुलाइज करने के बाद एक एक चीज़ जो है यहाँ पर इसके ऊपर, इसके जितना भी इसमें नोटिस में सब कुछ बताया गया है उसके ऊपर सारा देखने के बाद ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में मेनली आपके सामने आपके लिए बात होगी कि आपका इसके लिए आपको क्या करना होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं 5369 यानी कि 5369 जो है वैकेंसी है, यानी इतनी पोस्ट पर जो है जॉब निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए। तो आप अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है वो 10th पास के लिए भी, 12th पास के लिए, अगर किसी ने ग्रेजुएशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि अगर किसी ने बैचलर डिग्री कर लिया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से, साथ ही यहाँ पे अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है तो भी वो इस एग्ज़ाम को दे सकेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों 10th क्लास मांगी गई है, मतलब कि अगर आप 10th पास हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और भी क्या क्या कंडीशन है वो हम देखेंगे। देखिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सिर्फ आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन होगा और उसके बाद ही आपको ये जॉब मिल पाएगी। ये जॉब जो है बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, क्योंकि इस पर जो है 5369 पोस्ट के ऊपर जॉब निकली है। देखिए ये पूरा नोटिस है, इस पूरे नोटिस को मैं जो है एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है 135 पेजेस का ये नोटिस है। जैसे कि यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस एडवर्टाइजमेंट को देते हुए बताया है कि यहाँ पर जो है इतनी पोस्ट पर जो है इन्होंने जॉब निकाली है। अब हम इस नोटिस में एक एक चीज़ जानेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पर आपका 10th पास वालों के लिए जो एग्ज़ाम होगा, 12th पास वालों के लिए जो एग्ज़ाम होगा, सबके लिए अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग टॉपिक होगा, अलग अलग मार्किंग स्कीम होगी। हालांकि एग्ज़ाम जो आपका जून जुलाई में होगा, जो कि आपका बोला जा रहा है कि टेंटेटिव डेट्स है, मतलब कि ये जून जुलाई या फिर आपका उसके आगे अगस्त में भी हो सकता है ये एग्ज़ाम। यानी कि आपके पास समय पूरा पूरा है, यानी कि आपके पास पूरा अप्रैल है और जो पूरा मार्च है वो पूरा आपके पास समय रहेगा यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसकी तैयारी करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एडवर्टाइज नंबर फेज़ 11 है, जो कि 2023 के सिलेक्शन पोस्ट के लिए बात हो रही है यहाँ पे। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि मैं आपको बता दूं 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। इसमें जो लास्ट डेट और टाइम है रिसिप्ट का, मतलब कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप 27 मार्च 2023 में रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी फ़ीस पेमेंट जो है आप उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर और वो आपका 28 3 2023 लास्ट है आपका इसको इसकी फ़ीस पेमेंट के लिए। इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता दूं, यहाँ पे नेक्स्ट डेट यहाँ पे बोली गई है लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान। अगर आप देखिए आप चालान से पेमेंट करते हैं तो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है यहाँ पे कि आप जो है एक दिन और एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आप किसी बैंक में चालान से पेमेंट करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर इसके लिए आप दोनों तरीके से पेमेंट कर पाएंगे। हम इसमें जानेंगे कि फॉर्म की फ़ीस क्या होने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए क्या फ़ीस होगी, SC ST से हैं तो आपके लिए क्या फ़ीस होगी। फॉर्म की फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा तभी आपकी ये जॉब जो है लगेगी। क्या पे स्केल होगा, मतलब कि क्या सैलरी रहेगी आपकी जॉब लगने के बाद। देखिए हर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जॉब है, तो इस हिसाब से अलग अलग काम होगा आपका, उस हिसाब से ही आपकी पोस्ट वो आपका जो पे स्केल है यानी कि सैलरी है वो डिसाइड की जाएगी। मेनली यहाँ मैं आपको बता दूँ क्या लिखा है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, आपको जो है 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के लिए 5 अप्रैल यानी 3 दिन का समय मिलेगा, जिसमें आप जो है अपने फॉर्म जो आपने फिल्ड फॉर्म है आपका जो आपका सबमिट हो चुका था फाइनली, उसमें आप जो है कुछ भी करेक्शन कर सकेंगे।
डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जून जुलाई बोला गया है, जून या फिर जुलाई के अंदर ये एग्ज़ाम होगा जो कि टीयर 1 का एग्ज़ाम है। इस तरीके से आपके जो है इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा, आपको सेम फॉर्म भरना होगा यही वाला अलग अलग पोस्ट के लिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए आपको जो है क्या एलिजिबिलिटी है, हर एक पोस्ट के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। अगर कोई नहीं जानता, किसी को जानना है कि एज रिलैक्सेशन है कि नहीं, कि हम अगर कितनी से कितनी एज होनी चाहिए हमारी इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वो सारा कुछ एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल, जैसे कि बोला गया जो एलिजिबल है कैंडिडेट वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए द वैकेंसीज हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी एज पर द इंडेंट सबमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव इंडेंटेड मिनिस्ट्रीज ऑफिसेज। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट क्या यहाँ पे ये बोला है, कंडीशन ऑफ सीकिंग फी कंसेशन और एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ मैं आपको बताऊँ, एससी और एसटी कैंडिडेट जो होंगे, एप्लीकेंट जो होंगे, उनको जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में आप बोला गया है कि रिजर्वेशन एक्सेट्रा शैल, उनको जो है यहाँ पे एनेक्सर 6 के अंदर बताया गया है और अपेंडिक्स 1 के अंदर यहाँ पे बताया गया है कि उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है एज में, मतलब छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब उम्र में। अगर आपकी उम्र 20 है 30 है तो क्या आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। साथ में अगर फ़ीस के बारे में कि आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी, सेम उतनी ही देनी पड़ेगी जितने ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को देनी है। इस तरीके से हम वो भी चीज़ें यहाँ पर जानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया, एज रिलैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू CGCE हु अप्लाई फॉर ग्रुप बी पोस्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन DOPT ऑफ नंबर। ये देखिए ये एक पहले आपका जो है पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया था जो इन्होंने बताया गया, उसके अंडर अगर आपने ग्रुप बी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए कोई भी जो है नहीं मिलने वाला। जिन्होंने अप्लाई किया था वो देख लेंगे, नोटिस का नंबर भी लिखा हुआ है इस नोटिस में, जैसा बताया गया था उस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया था। ग्रुप बी की पोस्ट की बात हो रही है, हालांकि ये पहले का भी एडवर्टाइजमेंट निकला था इस पोस्ट के लिए, उसमें अगर आपने अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बताया तो PWBD कैटेगरीज इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे कि आपको बताऊँ, पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए लिखा हुआ है कौन कौन आते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, वो भी आपका PWBD कैंडिडेट ही होगा, जिसको VH कैटेगरी बोला जाता है आपका, उसको VH कैटेगरी चूज़ करनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते में जो भी कैंडिडेट ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन वाला है उसको जो है VH कैटेगरी कैंडिडेट को सिलेक्ट करनी है फॉर्म फिलिंग में। इसी तरीके से डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, इसको जो है उसमें जो है HH कैटेगरी आपको दिख जाएगी फॉर्म फिलिंग करते समय। उस तरीके से आपको जो है ये अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है। नेशनैलिटी की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि आपका इंडियन होना ही ज़रूरी है, अगर कोई बाहर का कैंडिडेट है तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। मेन यहाँ पे फ़र्क ये है, एक तो इंडियन कैंडिडेट हो, मतलब कि कोई भी सिटीजन जो है वो इंडिया से है, मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य से है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि यहाँ पे बोला गया है अगर कोई नेपाल और भूटान ऐसे और तिब्बतन एरिया से है भी अगर, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो मतलब उनके जो फैमिली में जो उनके दादा परदादा थे, ग्रैंड मदर फादर थे या उनके पूर्वज थे, वो अगर 1 जनवरी 1962 से पहले अगर इंडिया में आ गए थे तो उनको, तो उनके जो बच्चे होंगे या उनके जो सन होंगे, वो लोग अगर एग्ज़ाम देना चाहें इसको दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो है परमानेंटली वो अगर सेट हो गए हैं इंडिया में तब, वो भी इस डेट से पहले पहले। A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma or Sri Lanka, East African countries of Kenya or Uganda, the United Republic of Tanzania, formerly, and जाम्बिया, यहाँ पे कंट्री और कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, आप देख लेना। विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सिटिंग, देखिए इन जगहों के लोग अगर परमानेंटली सिट हो गए हैं, अगर मतलब रह रहे हैं परमानेंटली अपने इंडिया के अंदर, तो भी वो इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी B, C, D एंड E अबव शैल बी अ पर्सन इन हुज
फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके पास जो है बस मेन में यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ की राष्ट्रीयता का, तो आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। देखिए एज लिमिट की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि एज कितनी रहेगी यहाँ पे, कि किसको कितनी एज जो है यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। मेन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट। देखिए लोअर एज लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं बोली गई कि आपके कितनी एज जो है होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पे नहीं बोला गया है। लेकिन मैक्सिमम के लिए यहाँ पे जो है एक चीज़ बोली गई है क्या, कि SC ST कैंडिडेट में जो है आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 साल का है, और PWBD में 10 साल का है। इस तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। रिलैक्सेशन मतलब होता है आपका कि आपको इतने साल एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो, फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली। अब देखिए यहाँ पे अब मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने पीछे बात करी ये रिलैक्सेशन की, अब मैं यहाँ पे एक मेन बात बता दूँ, ग्रुप सी पोस्ट के लिए सिर्फ अगर बात करूँ तो वहाँ पे जो है आप 40 साल के अंदर अंदर तक जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ग्रुप सी कौन कौन सी पोस्ट है? ग्रुप सी पोस्ट वो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग डेट यहाँ पे बोला गया है कि 27 मार्च को जैसे कि फॉर्म फिलिंग जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो तब तक जो है अगर आपका तब तक अगर एज जो है तब तक की आपकी एज देखी जाएगी, और उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है सिविल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको जो है नॉट लेस देन 3 year रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस ऑन क्लोजिंग डेट। जैसे कि बोला गया है आपको 3 साल से जो है कम होना चाहिए इसकी एप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए आपका 27 मार्च को एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग क्लोज हो रहा है, तो उससे पहले पहले आपका जो है 3 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, उससे लेस देन ही होना चाहिए, तो आप जो है ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बोला गया 40 साल से कम तक 40 साल तक जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरीके से बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी पोस्ट के लिए आप 40 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से? जो कि एक तो एम्प्लॉय हैं पहले से ही, उनको 3 साल नहीं कंप्लीट हुए हैं, वो भी यहाँ पे बताया गया है। और साथ में SC ST कैटेगरी के हिसाब से अगर वो एम्प्लॉय है सेम कैटेगरी में, तो उसके लिए 45 एज जो है मैक्सिमम रखा गया है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे ये एज रिलैक्सेशन है, ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए था। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के लिए भी, एक्स सर्विसमैन होता है कि पहले से वो जो है किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वो जो है काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसीज फॉर ECM एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट एज पर। सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो होंगे यानी कि जो पहले से काम कर रहे हैं किसी ना किसी जो है उसके अंदर डिपार्टमेंट के अंदर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए सिर्फ उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा उनकी एज में। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं 27 मार्च जो है आपके पास लास्ट टाइम रहेगा इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए। अब देखिए क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग अलग है। अगर आप 10th पास है तो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, 12th पास भी, और बैचलर और मास्टर अगर आपने किसी कोर्स में करा हुआ है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए आपको देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले क्या करना है, कैंडिडेट को इंश्योर कर लेना है कि वो उसकी क्वालिफिकेशन में आता है नहीं आता। पहले आपको उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन देख लेना है, उसके बाद ही आपको जो है ये चीज़ अप्लाई करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बोला गया, प्रिंट आउट आपको एंड में लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिससे कि वो आपके जब जॉब के टाइम पे इंटरव्यू और ऐसा कुछ होता है आगे चल के, जब आपके जॉब की रिक्रूटमेंट हो रही होती है उस टाइम पे जो है आपको ये चीज़ जो है दिखाना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली एज पर रिक्रूटमेंट रूल फॉर ऑफ द पोस्ट। जैसा कि हर पोस्ट के लिए रूल बनाए गए हैं भर्ती के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इट मे बी नोटेड बाय द कैंडिडेट दैट equivalency will not be allowed in case it is not mentioned in the prescribed EQ or for any category of post in the notice।
देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए मैं सिंपल आपको बता दूं, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जो है इसके लिए अप्लाई करना है। आपको वेबसाइट से जाना है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एसएससी फेज़ 11, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करके अप्लाई कर देना है इस फॉर्म के लिए। हालांकि अप्लाई करके आपको दिखाया जाएगा, अभी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना होगा इस जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा अगर इस बार इन पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक एक जैसे मान लीजिए एक तरह की जो कैटेगरी है पोस्ट की, उसके लिए एक कैंडिडेट जो है एक ही बार अप्लाई कर सकता है, 2 बार अप्लाई नहीं कर सकता। एप्लीकेशन फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 100 रुपीज़ है यहाँ पे, सिर्फ आपको 100 रुपीज़ फ़ीस जो है यहाँ पे पे करनी पड़ेगी पर एप्लीकेशन फॉर्म पे। आपको जिस भी मतलब अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक पोस्ट पर भी जो है 100 रुपीज़ में आपको जो है अप्लाई वो फीस लगेगी। फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन, ऑनलाइन आप कर सकते हैं भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और आपका जो भी मास्टर कार्ड और आपका रुपए क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब में से किसी से भी कर सकते हैं। हालांकि आप एसबीआई चालान से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में जो है इस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मेन बात यहाँ पे ये है, वुमेन कैंडिडेट जो भी हैं, चाहे वो बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। इन कैटेगरी की वुमेन्स कैंडिडेट को जो है बिल्कुल पेमेंट नहीं कर रही, उनके लिए बिल्कुल फ़ी जो है वो निःशुल्क है। और ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू, जैसा कि आपको बताया पेमेंट आप तब तक कर सकते हैं जैसा कि यहाँ टाइम लिखा हुआ है। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, मतलब देखिए आपको बोला गया है आपने फीस पेमेंट कर दी और बाद में कुछ भी ऐसा विड्रॉल नहीं होगा एप्लीकेशन फ़ीस से। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन आपको बताया गया है करेक्शन के लिए, ये टाइम रहेगा आपके पास जो कि आपको 3 दिन का मिला है। इस 3 दिन में आप जो है अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर पाएंगे। अब देखिए सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता देता हूँ कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है, वो भी यहाँ पे इन्होंने बता दिया। क्योंकि आप फॉर्म फिल करते हुए सेंटर सिलेक्शन करेंगे तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देख लेना है अच्छे से कौन कौन सा सेंटर है। यहाँ पे जैसे लिखा है एसएससी रीजन एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अंडर द जुडिक्शन ऑफ द रीजन, और यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है जैसे मैं बताऊँ आपको, एक लिखा है भागलपुर 3201 और मुजफ्फरपुर 3205, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, इस जगह पे सेंटर पड़ेगा आपका। एग्जामिनेशन सेंटर ये है, सेंटर के कोड भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आपके सेंट्रल रीजन में आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश के अंदर है ऐसा ये वाले सेंटर। नेक्स्ट आपको भी बताया गया है रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनका जो मेन ऑफिस रहेगा। अगर आप जैसे यहाँ सेंटर में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए आपका जो मेन जो ऑफिस रहेगा रीजनल ऑफिस, उसका एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर, रांची और बालासोर और बरहमपुर, उड़ीसा और भुवनेश्वर, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपका ईस्टर्न रीजन के अंदर होने वाला है। ये अंडमान एंड निकोबार स्टेट जो है, यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं जिस चीज़ को, वहाँ पर जो है ये आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपका दूसरा सेंटर रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका भी यहाँ पे सेम उसी तरीके से 8th फ्लोर बिल्डिंग, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, रीजनल डायरेक्टर एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब कि एसएससी का एक और जो ऑफिस वहाँ पर होगा उसका भी यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलकाता और सिल्लीगुड़ी और कल्याणी, इस तरीके से यहाँ पे ये आपके स्टेट के नाम लिखे हैं, यूनियन टेरिटरीज आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से आपकी कौन कौन से सेंटर है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, दिल्ली, अजमेर, अलवर और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, इन जगहों पर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम रहेगा। हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं ये इसके सेंटर होने वाले हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अ कैंडिडेट हैज़ to give option for 3 centers in the order of priority within the same region
No request for change of center will be considered later under any circumstances. Hence, the candidates should select the center carefully and indicate the same correctly in their application form. आपको अपना जो सेंटर चूज करना है वो बिल्कुल करेक्टली चूज करना है, क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं होगा. आपको यहाँ बोला गया आप 3 सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. अपने पहले आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि कौन से रीजन में आपको एग्जाम देना, उसके बाद अपना सेंटर सिलेक्ट करना है. जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये आपका रीजन आ रहा है और ये आपके जो है सेंटर आ रहे हैं, मतलब कि इन रीजन में आपके ये सेंटर होने वाले हैं. फर्स्ट आप इनमें से कोई एक रीजन सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा. रीजन मतलब आपका यूनियन टेरिटरी हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है. उसके बाद उसके अंदर के सेंटर आपको चूज़ करने हैं, जो कि आपको कम से कम जो है मतलब टोटल आपको 3 सेंटर जो है चूज़ करने होंगे. कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट द रीजन फॉर CBT वंस ऑप्टेड इन द वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट shall be frozen for all the subsequent application across regions irrespective of the level of post. मतलब बोला गया है पोस्ट का लेवल नहीं देखा जाएगा. आपने जो एक बार एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट किया है वही आपका फाइनल रहेगा. वही यहाँ पे बोला गया है जो भी कैंडिडेट ने पहली बार में ऑप्ट किया है. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपकी इस तरीके से रहेगी. ये देखिए, ये क्या बता दूं मैं आपको. देयर विल बी 3 सेपरेट CBT कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द पोस्ट्स विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट एंड अबव लेवल. देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर कोई 10th पास हो, 12th पास हो, बैचलर कर रखा हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर हो, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है. यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो आएगा वो जनरल इंटेलिजेंस. यहाँ पे आप 4 पार्ट में ये आपका एग्ज़ाम होगा. पार्ट A, B, C, D, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स आएंगे. और नेक्स्ट पार्ट आपका डी रहेगा जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा. अब मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा. CBT जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर पे MCQ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे. मतलब कि आपका एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है और उसको जो है उस पर मार्क करना है. इस तरीके से आपको करना होगा. अगर आपको नहीं पता कि CBT एग्ज़ाम होता कैसे है तो आप जो है चैनल पर वीडियो है उस पर, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं कि CBT एग्ज़ाम एक्चुअल में होता कैसे है. एक एक चीज़ उसमें बताई हुई है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ 4 पार्ट में आपका एग्जाम आने वाला है. जैसा A, B, C, D चारों में सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए. नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट में से 25 आने वाले हैं, कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके. मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो हर सेक्शन जो है आपका, हर सब्जेक्ट जो है वो 50-50 मार्क्स का आएगा. इस तरीके से 200 मार्क्स का पेपर होगा. 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो है उसमें आपको सही करने पर 2 मार्क्स मिलने वाले हैं. ड्यूरेशन बताऊँ आपको तो 60 मिनट मिलेंगे आपको टोटल इन चारों सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए. मतलब कि ये चारों सब्जेक्ट यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 60 मिनट के अंदर अंदर. ये यहाँ पे बोला गया है 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी उन कैंडिडेट को जो कि स्क्राइब वाले फैसिलिटी में आते हैं, यानी कि जिनको स्क्राइब अलाउड किया जाता है. PWD और PWBD जैसे कैंडिडेट को, उनको 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50, यानी कि 1/4 पार्ट आपका हटाया जाएगा हर क्वेश्चन के सही गलत आंसर में से. मतलब कोई क्वेश्चन अगर 2 मार्क का है तो उसमें से आधा मार्क आपका जो है सही आंसर में से काट लिया जाएगा अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे गलत किया. मार्क्स स्कोर्ड by candidates in CBT will be normalized by using the formula published by the commission through notice. जैसा कि यहाँ पे एक नोटिस है, आप इस नोटिस को जाके चेक कर लेना है. नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 2019 में आपको 7 फरवरी को ये नोटिस बताया था. इसी पे SSC की वेबसाइट पर ही उसमें एक फार्मूला होगा जिसके बेस्ड पर जो है आपका मार्क्स, जो आपका मेरिट निकाला जाएगा वो उस फार्मूले के बेस्ड पर निकाला जाएगा, जिससे कि आपको बाद में कोई यहाँ पर डाउट ना हो. उसी के हिसाब से आपकी फाइनल जो लिस्ट होगी मेरिट की और कट ऑफ मार्क्स की, वो सारा कुछ जो है यहाँ पे निकाला जाएगा. मेरिट लिस्ट होती है जिसमें आपका नाम होता है और कट ऑफ होती है आपकी कि क्या कितने पर जो है आप क्वालिफाई कर गए हैं इस एग्ज़ाम को या नहीं कर पाए हैं. अब देखिए मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे स्किल टेस्ट लाइक टाइपिंग, डेटा एंट्री. यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट क्या क्या किया जाएगा, टाइपिंग, डेटा एंट्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्सेट्रा वेयर इज प्रिस्क्राइब्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन. जैसे कि आपको बताया गया है यहाँ पे ये जो चीज़ें बोली गई हैं सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ें जो चेक करने को बोली गई हैं एग्जाम के दौरान कैंडिडेट की, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अलग अलग पोस्ट के हिसाब से देखा जाएगा. वो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है.
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, आंसर की विल बी प्लेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट। आंसर की बाद में आ जाएगी वेबसाइट पे, वो जब आएगी तब आपको बताया जाएगा। और सेम यहाँ पे बोला गया है, अगर आप जो है इफ एनी विद द, यहाँ पे क्या बोला गया है, आफ्टर a candidate may go through the answer key and submit representation if any within the time limit given by the commission online modality only on payment of 100 rupees per question. Any representation regarding answer key received with the time limit fixed by the commission at the time of uploading of the answer key will be बिफोर फाइनलाइजिंग द आंसर की एंड द डिसीजन ऑफ कमीशन इज दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। मतलब ये बोला गया आपको 100 रुपये जो है पर क्वेश्चन पे आपको बाद में पेमेंट करना होगा अगर आपको आंसर की में कुछ भी डाउट होता है तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपका बाद में रिजल्ट आएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बोला गया इंडिकेटिव सिलेबस फॉर सीबीटी मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि आपके 10th के लेवल पर अगर सिलेबस बताऊं तो जनरल इंटेलिजेंस जो आएगा आपका टॉपिक, उसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इस तरीके से 2 और सब्जेक्ट आने वाले हैं। उनके अंदर सिलेबस आपका ये है। अगर आप 10th पास के लिए किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला सिलेबस जो है रेडी करना होगा। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा आसानी से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या जो है रेडी करना है, जैसे कि नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशो एंड प्रोपोर्शंस। इसी तरीके से एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा। इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो चौथा सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको करना होगा कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस एक्सेट्रा। हिज हर राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। अब देखिए मैं आपको इस तरीके से आपको 12th का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि अगर आप 12th पास पे किसी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं कि जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन में 12th पास है, तो उसके लिए आपका सिलेबस इस तरीके से रहेगा। सेम इसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल का अलग सिलेबस है जो कि आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बता दूँ, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है आपको यहाँ पे जॉब के लिए, जॉब लेने के लिए सबसे पहले एग्ज़ाम देना है, जो आपको प्रोसेस बताया, फॉर्म फिल करना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर अपना इनमें से कोई एक डिटेल देना पड़ेगा, वही सब, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको इनमें से कोई भी देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बाद में। जैसे क्या बोला गया, ऑल द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द यूजर डिपार्टमेंट्स रिक्वायरमेंट टू विच द पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स, हैंस नो रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी एंटर्ड बाय द कमीशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर जॉब से पहले, यानी कि जब आपका जॉब के लिए रिक्रूटमेंट होती है उस टाइम पे, एग्ज़ाम के बाद, मेरिट के भी बाद, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने एक बार चुनना है कि कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। उसके बाद वो जगह जो है वो चेंज नहीं होगी, आपने एक बार चुन लिया जिस भी वेन्यू को, वहीं पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए क्या बोला है, कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपीयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर वन लेवल ऑफ पोस्ट, अदरवाइज देयर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी कॉमन कैंडिडेट हो, मतलब कोई भी कैंडिडेट जो है वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही बार अप्लाई करे। मतलब कि क्या है यहाँ पे, वंस, ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर वन लेवल ऑफ पोस्ट, मतलब कि किसी पोस्ट के अंदर आपको किसी लेवल ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एक पोस्ट में आप एक ही एप्लीकेशन को फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसीडर फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे कि यहाँ बोला भी गया है, टियर 1 का एग्ज़ाम है जो आपका जून जुलाई में, उसके लिए यहाँ पे मेन बात हो रही है कि वो ये बात हो रही है कि आपका यूआर कैटेगरी में आपको 30% मार्क्स लाने हैं। टोटल आपका जितने भी मार्क्स का एग्ज़ाम है उसमें से आपको 30 मार्क्स लाने, 30% मार्क्स लाने हैं। और ओबीसी
और EWS कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाने हैं, अदर कैटेगरी वाले को 20% मार्क्स लाने हैं कम से कम, उसको कट ऑफ क्लियर करने के लिए अगले नेक्स्ट स्टेज की रिक्रूटमेंट के लिए। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कितनी पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से भी आपका रिक्रूटमेंट जो है वो होता है। मेजरली आप इतना ध्यान रखिए, जो आपका सिलेबस है उसको पूरा प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको क्वालिफाई कर लेना है। कट ऑफ नहीं होता है तो आप सेकेंड नेक्स्ट स्टेज जो होगा उस पर जो है आप नहीं जा पाएंगे, वहीं से आपका जो है सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। और जिनका भी क्लियर हो जाएगा कट ऑफ, उनको जो है वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में बुलाया जाएगा। तो उस वो भी आपका बाद की बात है, जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो होता है उसका वो प्रोसीजर बाद का रहता है। अब देखिए यहाँ पे टाई केसेस भी बता दिया है। टाई केसेस मतलब कि अगर देखिए ऐसा होता है नॉर्मलाइज, जब कैंडिडेट के मार्क्स करे गए और ऐसे कंडीशन में अगर किसी भी दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर देखा जाएगा मार्क्स इन पार्ट ए, उसको प्रेफरेंस देंगे ये लोग, फिर मार्क्स पार्ट बी को प्रेफरेंस देंगे, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ को देंगे विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, मतलब कि जो जो बड़ा कैंडिडेट होगा एज वाइज, वो बड़ा उसको जो है ऊपर लिया जाएगा और जो छोटा कैंडिडेट होगा उसको जो है बाद में रखा जाएगा। सपोज मानिए कि आपके 100 मार्क्स आए 200 में से, सेम 100 मार्क्स जो है किसी दूसरे कैंडिडेट के आ गए 200 में से, 200 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स आपके दोनों के आ गए हैं। अब देखिए उसमें क्या करेंगे ये लोग, उसमें ऐसा करेंगे आपका पहले पार्ट ए का मार्क्स देखेंगे दोनों कैंडिडेट का, अगर उसमें भी आप दोनों के सेम नाम मार्क्स हैं तो फिर पार्ट बी के देखेंगे, पार्ट बी में भी अगर आप दोनों के सेम मार्क्स होंगे उसके बाद उस कैंडिडेट को रैंक पहले मिलेगी जिसकी जो है डेट ऑफ बर्थ पहले आती है, यानी कि वो जो है बर्थ उसका जो है पहले हुआ है, जन्म जो है पहले हुआ है दूसरे कैंडिडेट के कंपैरिजन में। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे रखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो ऐसे में अल्फ़ाबेटिकल ऑफ नेम्स, तो नाम के अंदर अल्फ़ाबेट लगाए जाएंगे। जैसे कि आपका भी नाम अगर सेम निकलता है रोहन, और उस दूसरे कैंडिडेट का नाम भी रोहन निकलता है, मार्क्स भी सेम है, हर पार्ट में सेम मार्क्स हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और नाम भी आपका रोहन रोहन है, तो ऐसे में भी आपका क्या होगा कि फिर डेट ऑफ बर्थ के टाइमिंग को देख के, मतलब कुल मिला के इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। रैंकिंग के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर टाई हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे मैं जैसे बता रहा था आपको, सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे यहाँ पे, जो आपके फॉर्म फिलिंग में होता है, जो आपको पता ही है जब आप फॉर्म फिल करते हैं किसी पोस्ट के लिए तो आपको ये चीज़ अपलोड करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिस, मतलब क्या यहाँ पे ये है कि लीविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू यूनि अनइनफॉर्म्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पीरियड। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मतलब कि यहाँ पे आपको जो है 2 साल की सज़ा या ऐसा कुछ है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे कहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ, अगर आपने एग्ज़ाम को जो है बिना बताए बीच में छोड़ के चले गए हैं तो यहाँ पे 2 साल का एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ। सेम इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया, ऑब्स्ट्रक्ट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अदर कैंडिडेट नॉट टू टेक द एग्जामिनेशन। दूसरे दूसरे अगर मान लीजिए किसी दूसरे ने आपका एग्ज़ाम देने चला गया है और वो दे दिया है तो इसमें भी आपके खिलाफ जो है 3 साल का एक्शन हो जाएगा। तो ये सारे कंडीशन आप ध्यान रख लेना, ये बहुत सीरियस में जो है पॉइंट है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया, अटेम्प्ट टू हैक एग्जामिनेशन सर्वर डेटा एंड एग्जामिनेशन सिस्टम एट एनी पॉइंट बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जामिनेशन, 8 साल की सज़ा या फिर 8 साल का जो है स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। मतलब यहाँ पे ये है मेन कि आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपने कोशिश करी हैक करने की, कि एग्ज़ाम के आपके एग्ज़ाम का जो सर्वर है उसको या डेटा को या फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को या कुछ भी आपने जो भी सिस्टम को जो है हैक करने की कोशिश करी है अगर एग्ज़ाम से पहले या बाद में या फिर एग्ज़ाम के दौरान, तो 8 साल का यहाँ पे आपके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन होगा, वो यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि आप पहले इसको सबको पढ़ लेना अच्छे से, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है
पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करना, जिससे कि आप जो है आसानी से अप्लाई कर पाएँ। सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी कर लेना, आपको अप्लाई करने से पहले रेडी कर लेने। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे आपकी मिनिमम एज नहीं है, हालांकि इतना होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, और 16 या 15 16 17 एज, तो इतना तो आपको मिनिमम होना ही चाहिए आप, अगर आप 10th पास में अप्लाई कर रहे हैं तो। इस हिसाब से आप अपने 12th ग्रेजुएशन लेवल पे भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात हो रही है, जो मैंने पीछे बात करी थी एनेक्सर 1A और एनेक्सर 1B, इस तरीके से बात करी थी मैंने ऊपर। उसमें मैं ये बता रहा था कि PWD रिगार्डिंग लिमिटेशन इन एन एग्जामिन एग्जामिनी टू राइट। यहाँ पे जैसे PWD को बोला जाता है, एग्जामिनी को अलाउड किया जाता है एग्ज़ाम लिखने के लिए, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जियन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई होना चाहिए जो वो एग्ज़ाम देने आने वाला है। यहाँ पे क्या बोला है 1B में क्या है कि PWD कैंडिडेट है, ऐसा ऐसा कोई लेटर जो कि आप बोला गया, जैसे ऊपर आपको बताया गया था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब, यानी कि ऐसे में क्या होता है आप खुद लिख रहे हैं, PWD कैंडिडेट है और स्क्राइब वाली तो फैसिलिटी आप खुद लेना चाहते हैं, मतलब आप खुद स्क्राइब के जो है पोस्ट पर जो है वो आप खुद एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, मतलब खुद स्क्राइब बन के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो है आप इस चीज़ में अच्छे से देख सकते हैं, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। इस तरीके से आप PEWS और बाकी कैटेगरी में देख लेंगे। देखिए ये सर्टिफिकेट है, ये आपको लगाने पड़ेंगे, अगर आप किसी कास्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे बता रहे हैं कुछ, तो वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो आपको वेबसाइट पर ही करना होगा, SSC की वेबसाइट पर यह आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर और साथ में एक अपना ईमेल ID चाहिए होगा, दोनों चीज़ वैलिड होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसी तरीके से बात कर लेता हूँ, आधार नंबर फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आपसे मांगा जाता है तो। अगर आधार नंबर नहीं है तो कोई आपको एक दूसरी किसी ID का नंबर जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो आपसे मांगा जाएगा फॉर्म फिल करते समय। इसी तरीके से आपको 10th 12th क्वालिफिकेशन का डिटेल देना पड़ेगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरीके से विंडो आपको दिखेगी, रजिस्ट्रेशन आप जैसे स्पेसिफाई मैन, देखिए आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन विंडो दिखने वाली है। इस तरीके से आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, इस तरीके से आप अपना कैटेगरी सिलेक्शन करेंगे और सारा कुछ फॉर्म इस तरीके से आपको भरना है। यहाँ पे आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको 20 KB से लेके 50 KB के बीच में अपना फोटोग्राफ के साइज़ को सेट करके रखना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए वो, जैसे कि यहाँ बोला गया है। उस तरीके से आपको जो है अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करना है, उसका भी साइज़ यहाँ पर आपको बता दिया गया है, और एक ID प्रूफ जो है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से दिखेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो आपकी SSC फेज़ 11 की 2023 में जो 5,369 पोस्ट निकली हैं 2023 के अंदर, उसके लिए आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ये अलग अलग पोस्ट में आपकी जो है वैकेंसी निकली है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मेट है SC और ST सर्टिफिकेट का, जो आपको फिल करके अपलोड करना होगा, प्रिंट आउट इसका प्रिंट लेके आपको इसको फिल करना है और इसको अपलोड करना होगा आपको सेम एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे आपसे मांगा जाता है तो आपको अपलोड करना है। सेम इसी तरीके से OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी वाला है, उसके लिए भी आपको इस तरीके से फ़ोटो लगानी है यहाँ पे और फॉर्म फिल करके इसको भी अपलोड करना है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप PWD कैंडिडेट और बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर लेना अच्छे से अपना कैटेगरी वाइज, कि आप कौन से PWD में कौन सी कैटेगरी में आते हैं। उस हिसाब से स्क्राइब फैसिलिटी और एक्स्ट्रा टाइम अलॉटमेंट जो है वो आपको होगा या नहीं होगा, वो आप चेक कर लेना। इसी PDF में लिखा हुआ है वो साफ। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना है, सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं आपको। अगर आप जो है एक्स सर्विस मैन या सर्विंग डिफेंस पर्सोनल
ये सारे जो, अगर आप इन डिपार्टमेंट के लिए आ रहे हैं, जैसे कि एक्स सर्विस मैन, देखिए सपोज मान लीजिए आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं सेम एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे में आपको ये अंडरटेकिंग जो है इसको फिल करके जो है अपलोड करना होगा। अगर फॉर्म में मांगा जाता है तो अपलोड करेंगे, साथ में इसी को आपको तब भी दिखाना पड़ेगा जब आपसे फाइनली मांगा जाएगा, जब आपका रिक्रूटमेंट होगा एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद, जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब भी आपको ये चीज़ दिखानी है। देखिए ये EWS सर्टिफिकेट है, मतलब EWS का जो है सर्टिफिकेट के बारे में बताना है आपको, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, डेट, वो सब यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। ये उनके लिए है कि मान लीजिए आप उस कैटेगरी में आते हैं बट आपके पास अभी अभी वो सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, तो वो सब आपको यहाँ पर डालना है। देखिए इस तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, फ़ोटोग्राफ में बता दूं, सैम्पल ऑफ फ़ोटोग्राफ कौन सी अलाउड होगी, जैसे कि आप फॉर्म फिल करेंगे एसएससी में, आपको दोबारा बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में फेज़ 11 2023 के लिए बहुत सारे वेरियस पोस्ट पे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है जॉब निकले हैं, यानी कि वो जॉब की संख्या जो है 5369 यानी कि 5369 जो है नंबर में है। उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेबस भी मैंने आपको बताया हर। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या फिर आप बैचलर और मास्टर ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है ये वाली फ़ोटो इस तरीके से आपने अपलोड करी तो ये अलाउड हो जाएगी, इस तरीके से करी तो ये अलाउड नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका फेस सही से नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड में वाइट स्क्रीन नहीं है इस वजह से, और इसमें क्या है, इसमें आपका फेस कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया है इस वजह से, इसमें आपका हर एक चीज़ सही लग रही है, इस वजह से ये सही है। ब्लर फ़ोटो आपको नहीं अपलोड करनी है बिल्कुल भी, उल्टी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी, डार्क अपलोड नहीं करनी कि आपका फेस ही नहीं दिख रहा है, या विद गूगल कोई फ़िल्टर नहीं लगाना है फ़ोटो के अंदर, सिंपल आपको नॉर्मल फ़ोटो लेनी है वैसी अपलोड करनी है। कुछ इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक पेपर पे छोटे साइज में कहीं साइड में फ़ोटो आ रही है और आपने उसे अपलोड कर दिया है, ऐसा भी ना हो। तो ये अच्छे से बता दिया गया है जो कंडीशन है कि इन इन चीज़ों में, इन कंडीशन में आपको जो है फ़ोटो जो है वैलिड नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये एक कंडीशन है जिसके अंदर आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी। हालांकि आपको अगर नहीं पता है कि फ़ोटो और इनका साइज़ कैसे सेट होता है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको चैनल पर ही दिख जाएगा, मैं आपको उसको पिन कर दूंगा कि आपको कैसे जो है अपना अपना फ़ोटो, अपने सिग्नेचर और इन सब के फाइल की जो फॉर्मेट होता है उसको कैसे सेट करते हैं, उनका साइज़ कम ज़्यादा कैसे करते हैं, वो सब उस वीडियो के अंदर है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट में अब यहाँ पर बात कर लेता हूँ फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट बताई गई है यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट इसको आप सेव कर लेना, ये मेन इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, ये यहाँ लिखे हुए हैं रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि NWR पोस्ट नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेन यहाँ पे देखना है कि पोस्ट नेम, जैसे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, यानी कि STA की पोस्ट जो है वो किस डिपार्टमेंट में होने वाली है, वो होने वाली है रीजनल फोडर स्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसमें इसके लिए आप देखिए, अब मैंने आपको पहले बोला था ना ऊपर कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितनी एज होगी आपकी, मिनिमम और मैक्सिमम। रिलैक्सेशन हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि इसको रिलैक्सेशन होगा कितना होगा, वो मैंने ऊपर आपको नोटिस में बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं कि किसी में आपको जो है 40 एज रखा गया है, मतलब कि 40 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी में आपको बोला गया है 45 तक, किसी में 30 भी रखा गया है एज, ऐसा आप याद रखिएगा। एज रिलैक्सेशन पहली बात तो ओपन कैटेगरी वाले को कभी नहीं मिलती है, सिर्फ EWS, OBC, SC ST और PWBD ऐसे कैंडिडेट्स को ही मिलती है, तो वो आप इस लिस्ट में चेक कर लेना। मेन बात यहाँ पे ये है कि पोस्ट का नाम अगर मैं बताऊं, जैसे कि कोई कैंडिडेट अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो जो आपका डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में आता है, वो डिपार्टमेंट में आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में डायरिंग में आता है, उस के अंदर जो है आप इसको अप्लाई करने वाले हैं। ये आपका गवर्नमेंट सारी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। यहाँ पे एज आपको बताई गई है, इस पोस्ट के लिए आपको इतनी एज होनी चाहिए 18 से 30 के बीच में,
और पे स्केल आपका रहेगा 6। हालांकि आपको नहीं पता कि पे स्केल कैसे चेक करते हैं, तो पे स्केल का भी एक PDF अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो भी लिंक में लगा दूंगा कि भाई पे स्केल कैसे पता करते हैं कि कौन से लेवल पे क्या आपका जो है पे स्केल रहता है। तो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी मेन सैलरी जो है वो कितनी होने वाली है, यानी कि कितना जो आपको पैसे जो है यहाँ से मिलेंगे आपके काम के हिसाब से। देखिए EQ लेवल आपको बता दूँ, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल, वो आपका यहाँ बोला गया ग्रेजुएशन एंड अबव। इस पोस्ट के लिए आपको क्या है कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, या फिर आप उससे ऊपर अगर मास्टर भी करे हुए हैं तो भी आपका चल जाएगा। ग्रेजुएशन मतलब आपका कोई भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास करा हुआ। वो देखिए अब ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो सोच रहे होंगे हम अगर फाइनल ईयर में हैं, अपने लास्ट ईयर में हैं अपने बैचलर डिग्री के अंदर, तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर आपका जो डिग्री है, यानी आपका रिजल्ट का मार्कशीट जो है वो अगर आपके 27 मार्च से पहले पहले आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा सेम इन पोस्ट के लिए। अब देखिए मैं आपको वैकेंसी की बात बता दूं, तो वैकेंसी में यहाँ पे कितनी सीट है, यहाँ पे सिर्फ एक सीट है। मतलब कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट को जो है यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा, एक ही स्टूडेंट को इस पोस्ट के लिए जो है यहाँ से जॉब दी जाएगी इस पोस्ट के लिए। जो कि आपका एज ये रहेगा, पे स्केल ये रहेगा और क्वालिफिकेशन आपका ये मांगा जा रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज है, किसी के लिए ज़्यादा भी है, किसी के लिए कम भी है। जैसे आप देख रहे हैं किसी के लिए 30 एज है मैक्सिमम, किसी के लिए 27 एज मैक्सिमम है, इस तरीके से। और पे स्केल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका लेवल भी जैसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बता दूँ। यहाँ पे ये मैट्रिकुलेशन मतलब है आपका 10th पास। यहाँ पे लिखा हुआ है 10th पास वाला स्टूडेंट, उसको लेवल 1 की जो है यहाँ पे स्केल मिलेगा। और उसकी जो एज होगी वो 25 से 18 के बीच में होनी चाहिए। और उसको जिस पोस्ट में और जिस डिपार्टमेंट में उसको लिया जाएगा वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरनमेंट। इस ये लेबर ब्यूरो की डिपार्टमेंट है। इसके अंदर आपको कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, जो कि आपकी एक ही पोस्ट, एक ही वैकेंसी यहाँ पे है, यानी कि एक ही सीट यहाँ पे है जिसके लिए आपको, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेन यहाँ पे बात क्या है कि इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 जो कि आपका लेबर ब्यूरो में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका जो है आपकी 58 वैकेंसी हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इसका, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए मेन 48 वैकेंसी यहाँ पे किसके लिए है, यहाँ आपका 10th पास के लिए 48 वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, जो कि आपके सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कौशाली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये नहीं लिखा है कि कौन से स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी, वो सब होगी। हालांकि आप जो सेंटर चुनेंगे, मतलब जब आपका पोस्टिंग होगी आपकी जॉब के लिए, वो आप जैसा सिलेक्शन करते हैं, आप बाद में आपसे पूछा जाता है आपको कहाँ पे पोस्ट चाहिए, तो उस हिसाब से आपके आसपास कहीं मिलता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे ये देखिए मेन 76 वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे जैसे ओ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, इसके अंदर सीनियर ड्रॉक्टमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पे है, जिसमें 76 वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 89, ये 89 वैकेंसी यहाँ पे बोला है। जैसे कि इसमें बोला है हायर सेकेंडरी यानी 12th पास वालों के लिए यहाँ पे 89 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके अंदर आपका 18 से 25 साल के बीच में एज होना चाहिए। और पे स्केल आपका लेवल 2 रहेगा। और इन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स नेवी के अंदर ये जो है आपकी स्टोर कीपर की जो है पोस्ट रहेगी। देखिए यहाँ पे मेन यहाँ पे क्या है 221 यानी 221 पोस्ट हैं 12th पास के लिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है, लेवल 6 जो है यहाँ पे स्केल रहेगा। और मैक्सिमम एज 30 है। और सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे पोस्ट है आपकी, जो कि सेंट्रल
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर यानी कि CISF के अंदर जो है यहाँ पे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 391, इसमें भी आपको 12th पास मांगा गया है। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे। यहाँ पे मेन यहाँ देखिए सबसे बड़ी वैकेंसी इस वाली पोस्ट में निकली है, जो कि आपका 1070 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, जो कि आपका 10th पास के लिए आपसे बोला गया है यहाँ पे कि आपका 10th पास होना चाहिए, जिसमें आपको 1070 अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी है यानी कि सीटें हैं, जिसमें आपका लेवल 2 का यहाँ पे स्केल रहेगा। 27 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। देखिए इसके अंदर 27 से ऊपर आपका वो इंक्लूड होगा जो आपका एज रिलैक्सेशन है, वो अगर किसी कैटेगरी में आता है तो वो इसके ऊपर इंक्लूड होगा। यहाँ पे आपका सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पे पोस्ट होगी। देखिए इस तरीके से रहेगा। लास्ट में आपको बता दूं यहाँ पे सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट यानी कि CSA पोस्ट के लिए आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इसके अंदर आपका जो है 44 पोस्ट के लिए आपके लिए वैकेंसी है। यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 30 है और लेवल पे स्केल में 6 रहेगा और 12th पास के लिए रहेगा। अब देखिए इसके अंदर आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि SC में कितनी वैकेंसी है, ST में कितनी है, वो आप देख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 5369 यहाँ पे पोस्ट के लिए रहेगा। तो इस तरीके से पूरा नोटिस था किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ टेबल में इन्होंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से आपका SSC का फेज 11th का 2023 में 5369 पोस्ट के ऊपर खाली सीट के लिए जॉब जो है अब आ चुकी हैं, जिसके लिए आप अब अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसका रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 27 मार्च इसकी आखिरी डेट है। 27 मार्च तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 27 मार्च तक लास्ट इस फॉर्म को भरा जा सकता है। फीस जो है वो आप 29 तक भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं चालान वाली, और अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास 28 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करके फ़ीस पेमेंट करने की, जिसमें आपकी बहुत सारी पोस्ट जो है वो निकली हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।